नमस्कार। अर्थ मैटर्स की एक नई श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। अर्थ मैटर्स एक कोशिश है, एक प्रयास है समस्याओं को उजागर करने का और उनके प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने का। आज देश की सबसे बड़ी समस्या है पीने का स्वच्छ पानी, और इसका कारण है जलाशयों का नष्ट होना। वेटलैंड्स, हमारे जलाशय एक कुशन की तरह काम करते हैं। ये स्पंज हैं इस पृथ्वी के। ये हमारी उपयोगी भंडार हैं जो बारिश के पानी को सोख कर हमारे जल संसाधन जैसे कि हमारे कुएं, झीलों, नदियों, जमीनी पानी के स्तर की पूर्ति करते हैं। वेटलैंड्स पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। इन जलाशयों पर न सिर्फ मनुष्य का बल्कि हजारों पशु, पक्षियों और कीटों का भी जीवन निर्भर करता है। लेकिन आज की तेजी से बढ़ती आबादी और विकास की इस अंधी दौड़ ने वेटलैंड्स को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। आइए एक नजर डालते हैं हम अपनी इस अनोखी धरोहर पर, अपनी विरासत पर, वेटलैंड्स। पृथ्वी हमारा आशियाना, इसका 3/4 हिस्सा पानी है। पानी जीवन का सार है। यह सबसे कीमती कुदरती तत्व है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। बारिश के अलावा भारत में लाखों कुओं और वाटर पंप्स के जरिए जमीन से पानी मिलता है। पानी की यह कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति वेटलैंड्स यानी जलीय इलाकों के माध्यम से कुओं और वाटर पंप्स तक पहुंचती है। वेटलैंड और हमारी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र लाखों करोड़ों लोगों को रोजाना पानी मुहैया कराते हैं। पृथ्वी पर मौजूद बाकी पर्यावरण प्रणालियों की तरह वेटलैंड भी अनोखे पर्यावास हैं। भारत इस मामले में खुशकिस्मत है कि यहां देश भर में अनेक जलीय इलाके हैं, जैसे कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी, राजस्थान में सांबर लेक, पंजाब में हरिके, हिमाचल प्रदेश में रेणुका, उत्तर प्रदेश में इटावा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, उड़ीसा में चिलिका, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और केरल में कोटुली। ये अनूठे पर्यावास हमारी जल प्रणालियों को सही सलामत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत से प्रवासी जीवों का आशियाना है और ये जीव इस जीवनदायी पर्यावरण प्रणाली का जरूरी हिस्सा हैं। इन जीवों में छोटे छोटे माइक्रोब से लेकर मगरमच्छ, कछुए, पक्षी और स्वैम्प डियर शामिल हैं। वेटलैंड्स कम ऊंचाई वाले कछारी क्षेत्र हैं जिनमें काफी नमी और पानी होता है। झीलों के विपरीत वेटलैंड्स सदा बदलते रहने वाले जल भंडार होते हैं, जिनमें पानी का स्तर जमीन की सतह के बराबर या उससे ऊपर रहता है। वेटलैंड जमीन और पानी के बीच की प्राकृतिक कड़ी हैं। ये स्थायी जलीय और सूखे टेरेस्ट्रियल पर्यावासों के बीच के सदा बदलते रहने वाले इलाके हैं। हमारे देश में कई तरह के वेटलैंड हैं, जैसे दलदल, जल वाले खुले स्थान, मैनग्रोव और ज्वार वाले समतल स्थान। सुंदरबन मैनग्रोव तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इससे न सिर्फ बहुत से पेड़ पौधे और जीव पलते हैं, बल्कि मछुआरों की बहुत बड़ी आबादी की रोजी रोटी भी चलती है। वेटलैंड स्वस्थ पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी हैं। ये पानी में मौजूद ठोस चीजों और पोषक तत्वों को रोककर सतह के जल को छानते हैं और शुद्ध करते हैं। ये मानसून और बाढ़ के दौरान किसी स्पंज की तरह पानी को सोख लेते हैं। जब कुओं में पानी का स्तर गिर जाता है तो आसपास के वेटलैंड से पानी उनमें रिसने लगता है। ये पानी धीमे धीमे कुओं, जलधाराओं और झीलों में पहुंच जाता है।
इस प्राकृतिक चक्र के कारण कुओं और तालाबों में पूरे साल पानी का स्तर अगली बारिश तक ऊंचा और स्थिर बना रहता है। वेटलैंड्स में बहुत से जीव पलते हैं। ये 1/3 प्रवासी पक्षियों का आशियाना है जो पूरी दुनिया से हजारों मील का सफर तय करके यहां आते हैं। यहां बहुत सी किस्म की मछलियां, कीड़े और जलीय पौधे भी पलते हैं। ये प्रजातियों की विविधता और एक पेचीदा आहार श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से भारत में ऐसे कई जीवंत इलाके बेजान रेगिस्तान में बदल गए हैं, क्योंकि यहां वेटलैंड गंभीर दबाव झेल रहे हैं। तेजी से फैलती इंसानी आबादी, जमीन के इस्तेमाल और इसकी ऊपरी सतह में आ रहे भारी बदलाव, विकास संबंधी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, व्यापारिक शोषण और वाटरशेड के गलत इस्तेमाल से हमारे देश के वेटलैंड इलाकों में भारी गिरावट आई है। वेटलैंड्स के गायब होने से इन पर निर्भर रहने वाले पक्षी और जीव जंतु गायब होने लगे हैं, क्योंकि उनका पर्यावरण सिकुड़ रहा है। इन्हीं जीवों में से एक है इंडियन सारस क्रेन, यानी भारतीय सारस पक्षी। पूरे भारत में बेहद सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले इस पक्षी को आज बेहद खतरा है। ताजे पानी की दलदल और मैदानों में पाया जाने वाला यह पक्षी सारा साल स्थायी रूप से वेटलैंड्स में ही रहता है। उत्तर प्रदेश के इटावा मैनपुरी वेटलैंड में दुनिया में सारस की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। इसीलिए यह उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी और यह स्थान भारत में सारस का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावास कहा जाता है। सारस सारी जिंदगी के लिए जोड़ा बनाते हैं। इस पक्षी की ऊंचाई 6 फुट और पंखों का व्यास लगभग 8 फुट होता है। इस तरह यह दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी होता है। इनकी उड़ने की तकनीक अनूठी और आसानी से पहचान में आने वाली होती है। उड़ान के दौरान इसकी लंबी गर्दन सीधी रहती है और काले पंखों के छोर नजर आने लगते हैं। इनकी लंबी लाल या गुलाबी टांगें पीछे की ओर निकली रहती हैं। वयस्क सारसों का रंग सुरमई और सिर बालहीन लाल रंग का होता है, जिस पर सफेद फुनगी होती है, और इनकी चोंच गहरे रंग की और नोकदार होती है। नर और मादा के रंग में अंतर नहीं होता। ये पक्षी आमतौर पर 2 से 5 के छोटे छोटे समूहों में होते हैं और ये उथले पानी या खेतों में अपनी लंबी चोंच से खरपतवार और ट्यूबर्स को खोजते रहते हैं। सारस प्राकृतिक वेटलैंड्स का हिस्सा रहे हैं और खेती वाले इलाकों में भी किसानों के साथ बिना किसी परेशानी के रहते हैं, क्योंकि ये उनकी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। सारस हर तरह का आहार खाते हैं। इनमें कीट, जलीय पौधे और जानवर, कवच वाले जीव, छोटे रीढ़ की हड्डी वाले जानवर और अकशेरुकी जानवर शामिल हैं। ये जोंकों, सांपों और दूसरे नुकसानदायक कीटों को खाते हैं, जिससे खेत साफ रहते हैं और इन जीवों की आबादी नियंत्रण में रहती है। सारस प्रजनन के मौसम के दौरान गूंजने वाली अपनी ऊंची आवाजों से अलग ही पहचान में आ जाते हैं। ये एक ही साथी से जोड़ा बनाते हैं और समर्पित माता पिता होते हैं। ये नृत्य करते हैं। इस दौरान सारस एक खास मुद्रा में खड़े होते हैं। इनका सिर पीछे की तरफ झुका होता है और चोंच आसमान की तरफ होती है। सभी सारस नृत्य करते हैं। इनमें अलग अलग मुद्राएं होती हैं, जैसे झुकना, कूदना, भागना, तिनकों या घास को उछालना
और पंखों को फड़फड़ाना। इनका नृत्य आमतौर पर प्रणय से जुड़ा होता है। सारस के अंडे बड़े होते हैं और मादा एक बार में 2 अंडे देती है। मादा और नर बारी बारी से अंडों को सेते हैं और नर मुख्य रूप से इनकी रक्षा करता है। चूजों के पंख भूरे होते हैं। ये प्रजनन के अगले मौसम तक अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। सारस अपने इलाके के प्रति बेहद चौकन्ने रहते हैं और पूरे जीवन वेटलैंड के काफी बड़े हिस्से को अपने प्रजनन क्षेत्र के रूप में बचाते रहते हैं। घुसपैठियों को भगाने के लिए जोड़े जोर जोर से शोर मचाते हैं और तेजी से हमले करते हैं। भारत की लोक गाथाओं और सभ्यता में सारस का खूब जिक्र है और देहाती लोगों में इनका काफी सम्मान किया जाता है, क्योंकि ये जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं। इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसी का जोड़ा था वास्तव में, जो इसके विषय में बहुत पुरानी कथा है कि जिसके एक जोड़े को मार दिया था किसी ने, तो उसे देखकर वाल्मीकि जी के मुंह से पहली कविता निकली थी। फिर महात्मा बुद्ध के विषय में भी इसी को बचाने के बाद उनमें जो पक्षियों और दूसरों के प्रति अहिंसा के भाव आए थे, वो कथा भी है। और सारस की सबसे जो बड़ी विशेषता है कि ये एक बार जोड़ा बांधकर फिर आजीवन साथ रहते हैं। अगर किसी एक साथी की दुर्घटना में किसी में मृत्यु भी हो जाए तो दूसरा साथी फिर भी अकेला ही जीवन बिताता है। तो इसी कारण उत्तर प्रदेश के गाँव में आज भी जब नई वधुएं आती हैं तो उनको बड़े बूढ़े इसी प्रकार का आशीर्वाद देते हैं कि सारस की तरह तुम्हारा जोड़ा अमर रहे। तो इसके विषय में इतनी अधिक के लोगों में शुरू से धार्मिक भावना रही है कि सोचा नहीं जाता था कि इसको खतरा होगा। सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षणों के बावजूद अपने ज्यादातर इलाकों में सारस की संख्या लगातार खतरे में है और घटती जा रही है। पिछला सर्वे हुआ था 1990 में, तब इसकी संख्या करीब 12,000 थी और 10 वर्षों के बाद अभी जो 2000 में इसका सर्वेक्षण हुआ तो इसकी संख्या घट के लगभग 8,000 रह गई। तो जाहिर है कि तेज़ी से इसकी आबादी घट रही और खतरा तो बढ़ता जा रहा है। जमीन के इस्तेमाल में बदलाव से सारस का पर्यावास तबाह हो रहा है और इन्हें गैर कानूनी शिकार का भी खतरा है। इसके अलावा लोग इनके अंडे भी चुरा लेते हैं। बढ़ते जलीय प्रदूषण और खेती में किसानों द्वारा रासायनिक कीटनाशकों के भारी इस्तेमाल के बढ़ने से वेटलैंड के आहार संबंधी नाजुक ताने बाने पर दबाव पड़ता है। उत्तर भारत में मेरठ और हरियाणा के तराई इलाकों में गन्ने की खेती शुरू होने और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की काश्त से इन इलाकों में सारस का सफाया हो गया है और सोयाबीन और गन्ने दोनों ही सारस के लिए अच्छे पर्यावास साबित नहीं होते। लेकिन जिन इलाकों में चावल उगता है और सदियों से गेहूं की खेती होती है, वहां आज भी सारस इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये सारस के रहन सहन के लिए बहुत ही बढ़िया पर्यावास मुहैया कराते हैं और कुदरती माहौल जैसे भी बढ़िया होता है। सारस के सभी इलाकों में अंडों की काफी चोरी होती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में इनका शौकिया शिकार किया जाता है और खाने के लिए इनके बच्चों को मारा जाता है। वयस्क सारसों के मरने की मुख्य वजह होती है हाई टेंशन पावर लाइंस और बिजलियों की सप्लाई वायर्स से इनकी टकरें। इनके जिंदा रहने की दर सिर्फ 30% ही है। इन पक्षियों के कुल अंडों में से सिर्फ 30% बच्चे ही वयस्क हो पाते हैं। प्रजनन करने वाले बहुत ही कम जोड़े मौजूद हैं, जिसका अर्थ है कि पहली बात इनकी आबादी कम हो रही है और दूसरी बात इनकी आबादी बढ़ने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इनका प्रजनन बहुत ही कम हो रहा है। आज हजारों जीव प्रजातियां खतरे से घिरी हैं। 1980 के दशक के मध्य से ही सारस की आबादी में आ रही कमी पर नजर रखी जा रही है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले इनके इलाकों में इनकी संख्या कम हो रही है।
सारस मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड में तो पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन वो भारत में जीवित बचे रहने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। सारस एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर स्पीशी यानी पर्यावास की सेहत के बारे में सुराग देने वाली प्रजाति है। ये उन वेटलैंड्स के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं जिन पर इनका वजूद टिका होता है। बहुत से लोग वेटलैंड्स को बेकार के इलाके समझते हैं। इटावा में सैफई गांव के नजदीक हवाई पट्टी के विस्तार की योजना वेटलैंड्स की तबाही की एक नुमाया मिसाल है। ऐसी हरकतों से इस देश से सारस की प्रजाति पूरी तरह खत्म हो सकती है। सौभाग्य से एक एनजीओ के हस्तक्षेप और अदालत के आदेश की वजह से इस मुसीबत को टाला जा सका है। वेटलैंड्स पक्षियों और कीटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए आशियाना मुहैया कराते हैं। लेकिन वो हमारी आहार श्रृंखला में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वो इंसान के वजूद के लिए आवश्यक हैं। वेटलैंड कुदरत का एक ऐसा खजाना है जो हजारों कुओं को पानी मुहैया कराता है और किसानों और खेती बाड़ी की जमीनों को भी नमी मुहैया कराए रखता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर वेटलैंड्स का ठीक से रख रखाव किया जाए, इन इलाकों में गैर कानूनी खेती न होने दी जाए और इन्हें सुअरों जैसे जानवरों से बचाए रखा जाए, तो ऐसी संभावना है कि इन वेटलैंड्स को उपयोगी जल क्षेत्रों के रूप में बहाल किया जा सकेगा और इससे सारस तथा दूसरे प्रवासी पक्षियों, मछलियों और ऐसे अन्य जीव जंतुओं को बढ़ावा मिलेगा जो आहार श्रृंखला को सही सलामत बनाए रखते हैं। ये हमारे कुओं को सूखने भी नहीं देंगी। एक बेहद खास कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग और न्यायपालिका ने मिलकर भारतीय सारस पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करने का फैसला किया है। सबसे पहला प्रयास तो कि जहाँ कहीं भी ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर हम लोगों को, अथॉरिटीज़ को प्रेरित करें कि इनके जो रहने की जगह हैं उसको बर्बाद ना करें। और मुझे खुशी है कि इस तरह के हमारे प्रयासों को सफलता मिली है। जो वेटलैंड्स इटावा में थे और जिनको पानी निकाल कर पट्टे पे दिया जा रहा था, तो जब हमने इस संबंध में अप्रोच किया, वहाँ के ज़िलाधिकारी को बताया कि ये तो सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पाए जाते हैं धरती पर, तो इनके घर को न बर्बाद किया जाए और वो ज़मीन इनके नाम ही लिख दी जाए। वो पंचायत की ज़मीन है, कम्युनिटी लैंड है और सारस तो वहाँ आदिकाल से रह रहे हैं। तो उन्होंने हमारे प्रस्ताव को मान के उस क्षेत्र को सारस के नाम ही पट्टा कर दिया, तो एक बड़ी बात है। दूसरा, हम उन किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं जिनके धान के खेतों में सारस अपना घोंसला बना करके और अंडे रखते हैं। तो ये जहाँ घोंसला बनाते हैं, थोड़ा उस जगह धान नहीं उगने देते, करीब 10 मीटर की गोलाई में। तो हमारा प्रयास ये है कि लोगों को हम समझाएं ये कि जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस क्षेत्र में धान की उपज को अगर कोई क्षति पहुंचती है तो वो देखने की ये कोशिश करें कि वो इसी मिट्टी की संतान हैं और उन्होंने उनके घर अगर खेत को चुना तो जाहिर है कि वहाँ पर इन्होंने पानी और इन दृष्टियों से उपयुक्त समझा होगा, तो वो इनके हक को कबूल करें। अभी एक प्रयास ये भी है कि अगर कुछ फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज इसके लिए तैयार हो रही हैं कि जो किसानों के क्षेत्र में ये घोंसला बनाते हैं और 10 मीटर की गोलाई में कुछ उगने नहीं देते हैं, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत जो उनको क्षति होती हो उसको हम उन्हें कंपनसेट भी कराएं कि भाई आपको इतना क्षति हुई तो इतना आपको मिल जाएगा। उस क्षेत्र में एक सारस के लिए बर्ड सेंचुरी भी, समन बर्ड सेंचुरी भी बनाई है और 4-5 वेटलैंड्स हैं जिनमें कि ये सारस इकट्ठे होते हैं। सारस के बारे में सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए इस बात को सुर्खरू किया जा रहा है कि सारस दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। इन कार्यक्रमों से वेटलैंड के संरक्षण के बारे में, वेटलैंड संसाधनों के वहनीय इस्तेमाल और जमीन के व्यावहारिक उपयोग
और जमीन के वहनीय इस्तेमाल संबंधी विधियों और वेटलैंड्स की गुणवत्ता और सारस के पर्यावास के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। सारस के संरक्षण के साथ साथ वेटलैंड का संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर की डल लेक को भी साफ करने और बचाने का अभियान शुरू किया गया है। सीवेज और प्लास्टिक की बड़ी मात्रा पहले झील में ही डाल दी जाती थी, जिसे अब बाहर निकाला जा रहा है। हाउस बोट के मालिकों, सैलानियों और कश्मीर के स्वयंसेवक समूहों की तरफ से सफाई की इस मुहिम को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पंजाब में मौजूद हरी के वेटलैंड संरक्षण की एक अनूठी मिसाल है। यहां तो इस काम में सेना भी मदद कर रही है। पंजाब में गांव वालों के साथ साथ हरिके को बचाने के लिए सेना ने भी एक अभियान शुरू किया है। वेटलैंड के बहुत बड़े हिस्सों से पानी में से हियासिंथ यानी जलकुंभी घास निकाली जा रही है। यह घास वेटलैंड को खत्म कर देती है। इस अनूठे जलीय पर्यावास के पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने से दूसरी प्रजातियां भी इस तरफ का रुख करेंगी और इससे वेटलैंड्स पर निर्भर रहने वाले अन्य सभी जीवों का वजूद भी सुनिश्चित हो सकेगा। जिस प्रकार जीवन चक्र में हर कड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वैसे ही वेटलैंड्स हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अटूट अंग है। ये अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो पृथ्वी पर स्वच्छ पानी के स्रोत खत्म हो सकते हैं और इंसान का इस पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे वेटलैंड्स यानी जलाशय के आसपास रहते हैं, उनके रखरखाव या तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हमें ज़रूर लिखें। हम उन्हें दूर करने का हर प्रयास करेंगे।